नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे की ललकार से दोस्तों डर गई बीजेपी की सरकार। उद्धव ने साफ कहा, नहीं झुकने वाले बीजेपी के आगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान हुआ फेल। राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों विपक्ष को मजबूत कमजोर करने के लिए बीजेपी ने बनाया है महाराष्ट्र की सरकार को अपने पाले में लेने का प्लान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें जमकर उत्तर प्रदेश में हुई दोस्तों वोटिंग के दौरान धांधली। वीडियो हुआ वायरल। जी जिस शख्स ने वीडियो डाला उसको भी गिरफ्तार कर लिया। बताएंगे कैसे योगी की पुलिस दोस्तों किस तरीके से जो है लोगों को डरा धमका रही थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आजम खान, जी हां, आजम खान ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र की हत्या की गई है। कल लोगों को डंडे मारे गए हैं, डंडे मारकर भगाया गया उन्हें। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी की राजनीति गंदी राजनीति है। जी हां, यहां पर लोगों को पैसों के बल पर खरीद लिया जाता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले तानाशाह जाग गया है। जी हां, तानाशाही चल रही है देश में। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज हो सकता है शिवसेना में बड़ा खेला। दरअसल आपको बता दें खलबली मची एकनाथ शिंदे दोस्तों आखिरकार जब इतने हेवी भारी बहुमत में तो आखिरकार शिंदे दावा क्यों नहीं ठोक रहे, सबसे बड़ा सवाल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों गरजे रॉकेट टिकट। आज से होगा दोस्तों आपको बता दें। जी हां, अग्निपथ स्कीम का विरोध। दरअसल आपको बता दें आज से ही भर्तियां शुरू और आज से ही किसान जो है इसका विरोध करेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हुई जमकर धांधली। रॉकेट टिकट समेत दोस्तों आपको बता दें सब लोगों ने उठाए सवाल। मैं आपको बता दें दोस्तों कल उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। लेकिन चुनाव के दौरान दोस्तों आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियो आए जिसमें यह साबित हो गया कि दरअसल योगी आदित्यनाथ पुलिस के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए विधानसभा चुनाव में तो इन्होंने दोस्तों गड़बड़ियां कर ही ली, इन बीन पौने तीन कर ही लिया। लेकिन दोस्तों कल जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी, खास कर मुस्लिम लोगों का दोस्तों आप समझिए मुसलमानों का हक उनसे छीना जा रहा था, उनको वोट डालने से रोका जा रहा था। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक चीज अच्छे से जानते हैं कि वहां पर आजम खान का दबदबा है और जो दूसरी सीट पर धर्मेंद्र को खड़ा किया गया है दोस्तों अखिलेश द्वारा, वो उनके रिश्तेदार हैं। ऐसे में दोस्तों दोनों ही सीटों पर माना जाए तो सपा का जो यहाँ पर कब्जा है। लेकिन आप देखिए दोस्तों के उपचुनाव में जो है यहाँ पर गड़बड़ी करने की उत्तर प्रदेश पुलिस ने ठान ली थी। और यकीन मानिए दोस्तों कल लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की गई है वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जहां पर पुलिस बकायदा लोगों को जीपों में बिठा रही थी, वोट डालने से रोक रही थी उनको। और दोस्तों जिसके बाद कई लोगों को तो जेल में ले जाकर बंद कर दिया। जिसके बाद ये साबित हो गया कि फिलहाल वोट डालने से लोगों को रोका जा रहा है। और इसलिए रोका जा रहा था दोस्तों क्योंकि योगी आदित्यनाथ बेईमानी से 2 सीटें अपने पाले में करना चाहते हैं। तो दोनों ही सीटें दोस्तों लोकसभा की है। आप अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा सीट कितनी काम आएगी जब 2024 का चुनाव आएगा। और इसीलिए दोस्तों योगी आदित्यनाथ दोनों लोकसभा सीटों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों दोनों सीटें इस वक्त दबदबा एक सीट पर जो है आजम खान का था तो दूसरी पर अखिलेश का था जो कि अभी खाली हुई है। इसलिए अखिलेश ने वहां पर प्रचार तक नहीं किया अपने प्रत्याशी को खड़ा कर। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो वीडियो वायरल हुए और उस पर कई सवाल उठाए। लेकिन दोस्तों मैं इतना तो कह सकता हूं आपसे कि इसके ऊपर जो चुनाव आयोग है वो कोई संज्ञान नहीं लेगा। क्योंकि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो दोस्तों कोई फैसला लेता। ऐसे पहले 1000 चुनाव आयोगों के सामने शिकायतें गई, लेकिन चुनाव आयोग भी वही करता है जो बीजेपी करवाना चाहती है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने खेल दिया मास्टरमाइंड, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया फिलहाल झुकने वाले नहीं है, अपने वादे पर अड़े रहेंगे। आपको बता दोस्तों, कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे का काफी साथ दिया, 2.5 साल तक उनकी सरकार चलवाई और उनको सीएम पद पर भी बिठाया। यही कारण दोस्तों जो अभी भी कांग्रेस और एनसीपी एक ही सुर में बोल रही है कि वो उद्धव का साथ देंगे आखिरी तक। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस तरीके से बात नहीं होगी। अगर किसी को कोई चिंता है, कोई शंका है या फिर कोई शिकायत है तो वो सामने आकर बोले, मैं पद छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन सामने से ही बात करूंगा। आपको बता दें, अब सीधा फरमान जारी कर दिया उद्धव ठाकरे ने कि ऐसे बात नहीं होगी, फोन पर चिट्ठी पर लिख दिया, डायरेक्ट सामने आकर बात करनी पड़ी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब एकनाथ शिंदे कह रहा है कि मेरे पास अच्छा खासा समर्थन है, मेरे पास कभी वो कहते हैं 40 नेता है, कभी कहते हैं 42 नेता है, तो अगर जब इतना बड़ा समर्थन है भैया, तो जल्दी से जो है यहाँ पर ये साबित कर दो कि सरकार जो है माइनॉरिटी में चल रही है और जो है महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दो, सिंपल सी बात है। लेकिन दोस्तों आप बीजेपी का शातिर दिमाग समझ नहीं पा रहा है। बीजेपी दोस्तों एक तीर से 2 निशाने करना चाहती है। दोस्तों बीजेपी के यहां पर 2 मकसद है और दोनों मकसद आप समझ लीजिए अच्छे से। पहला तो ये दोस्तों कि वो शिवसेना के नाम से उस लोगों को ही छीन लेना चाहती है जो लोगो शिवसेना के नाम का है, और उस लोगों को बकायदा एकनाथ शिंदे को दिलाना चाहती है। यानी कि जो पार्टी का सिंबल ही है दोस्तों, जो कि ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के फादर की पार्टी बनाई हुई थी, है उनका फादर का जो सिंबल है वो छीन लेना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। दूसरा दोस्तों, एकनाथ शिंदे ये भी चाहते हैं बीजेपी के कहने पर कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले और बीजेपी के साथ गठबंधन कर कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ दे। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों बीजेपी का? बीजेपी के लिए दोनों ही चीज महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि अगर दोस्तों उद्धव ठाकरे कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो आप सब भी जानते हैं कि उनका समर्थन जो राष्ट्रपति चुनाव में होगा वो किसकी तरफ हो जाएगा? बीजेपी की तरफ। दूसरा, 2024 में जब चुनाव आएंगे तो महाराष्ट्र में दोस्तों पूरा का पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी अपने तीनों मामलों में फिट बैठती है। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि वो शिवसेना का सिंबल छीनकर ही एकनाथ शिंदे को देना चाहती है। अगर ये नहीं होता तो बीजेपी के 2 पूरे प्लान हैं। एक तो ये कि शिवसेना जो है वो उनके साथ आ जाए और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को सपोर्ट करने के बजाय बीजेपी को सपोर्ट करे, और 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र सरकार जो है दोस्तों वो किसको जो है सपोर्ट करे? वो सपोर्ट करे बीजेपी को। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों ये दोनों ही चीजें नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रपति विपक्ष का बने और उनको हर काला कानून पास कराने में मेहनत और मुशक्कत करना पड़े, क्योंकि दोस्तों अगर राष्ट्रपति विपक्ष का बन गया तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो काले कानूनों की झड़ी लगा रहा है देश में, वो काले कानून पास करना ही राष्ट्रपति बन कर देगा। जब विपक्ष का होगा तो जाहिर सी बात है मोदी की बात क्यों सुनने लगा। और दोस्तों यही कारण है जो बीजेपी अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा रही है। कहते हैं दोस्तों कि लड़ाई में जीतने के लिए एवरीथिंग इज फेयर लव इन वॉर, यानी कि दोस्तों लड़ाई और प्यार में सब कुछ जायज है। अब आप समझ सकते हैं कि फिलहाल इस वक्त जो बीजेपी खेल रही है उसका मतलब ही यही है, वरना अब तक दोस्तों उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया होता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा की उधेड़ी बखिया। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि हर जगह खरीद फरोख्त, हर जगह एमएलए को इसी तरीके से खरीदा जाता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी की जो एक सोच है और या फिर यूं कहते दोस्तों कि इनकी जो फितरत है, जो इनकी राजनीति है वो यहीं से शुरू होती है। बीजेपी दोस्तों जन आदेश को ठुकराने के लिए ही जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज अच्छे से जानती है दोस्तों, और वो ये है कि फिलहाल किसी भी हाल में हमें जो है यहाँ पर जहां हमारी सरकार ना बन पाए वहां हमें लोगों को ईडी से परेशान करवाना है, उनको ईडी के चंगुल में फंसाना है और उसके बाद सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाना है। देखिए दोस्तों जनता तो किसी और को चुन लेती है, लेकिन बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं होता है। और बीजेपी को दोस्तों जब ये बर्दाश्त नहीं होता तो बीजेपी इस तरीके के कारनामे पर उतर आती है।
दोस्तों आप देखिए बीजेपी जगह जगह पर सरकार गिराती है, चाहे कहीं पर भी हो दोस्तों। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी हाल में जो यहां पर सरकार को गिरा दे। मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि इसी तरीके की राजनीति करती है। उसे जहां जनता का आदेश जनादेश नहीं मिलता वहां वो सरकार गिराने के बारे में सोचती है। आपको याद हो दोस्तों, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गिराने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए। और भी ऐसे राज्य है दोस्तों, चिंदू पुंडुचेरी, जहां पर कई जगह पर सरकार गिराई गई। ऐसे में दोस्तों ये माना जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद ये साबित हो जाता है कि दोस्तों आज देश की जो सोच है वो बीजेपी के विरुद्ध जाती है लोगों की। आप समझिए, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी को अगर ईवीएम ना हो तो बीजेपी का एक राज्य जीतना मुश्किल हो जाए। और इस बात में दोस्तों कोई दो राय भी नहीं है कि बीजेपी ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाले कराती है। आप समझिए, बटन किसी और का दबाते हैं, वोट किसी और को चला जाता है। ईवीएम पकड़ी जाती है दोस्तों, वोटों से भरी हुई रंगे हाथ पकड़ी जाती है, और उसके बाद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। तो इसका ये साफ मतलब यही उठता है दोस्तों कि सरकार के साथ चुनाव आयोग भी बाकायदा लीन है भाजपा में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस सारे मास्टरमाइंड का, जी हाँ, गेम प्लान जो है वो बीजेपी का ही है। बीजेपी है पर्दे के पीछे जो ये सारा खेल कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी अपने शासित राज्यों में इन लोगों को छुपा रही है, और जाहिर सी बात है जहां पर दोस्तों बीजेपी की सरकार है वो हमेशा वहीं पर लोगों को ले जाकर रखती है। आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया याद होंगे दोस्तों, जिनको बकायदा कर्नाटक में रखा गया था। कर्नाटक में किसकी सरकार है दोस्तों? बीजेपी की सरकार है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के बागी विधायकों को लेकर उड़ गए थे दोस्तों, तो उनसे मिलने दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह को मिलने नहीं दिया था, यहां तक कि उनको बात तक नहीं करने दी। जिसके बाद दोस्तों ये हुआ कि मध्य प्रदेश की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई और मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन ये मैटर थोड़ा मध्य प्रदेश से अलग जा रहा है। आपको याद हो कि महाराष्ट्र की सरकार 2 बार गिराने की कोशिश की गई। जब फ्लोर टेस्ट के लिए वो लोग फ्लोर पर आए दोस्तों, तब जो है यहां पर उन्होंने अपना बयान बदल दिया। कुछ जो है भाग गए, कुछ शिवसेना के साथ वापस आ गए, जिसके बाद शिवसेना ने अपना जो वो था दोस्तों वो पास किया फ्लोर टेस्ट, और वो वापस महाराष्ट्र की सरकार में टिके रहे। लेकिन अब की बार भी दोस्तों इसी बात का बीजेपी को डर है, अगर महाराष्ट्र में वो सब के सब लोग वापस लौट आए तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि वो किसी भी हालत में शिवसेना के साथ आ जाएंगे, उनको कुछ भी मना लिया जाएगा जो रूठे हुए हैं, और जो लोग दोस्तों नाराज हैं उनकी भी नाराजगी दूर की जाएगी। और यही बीजेपी नहीं चाहती है। बीजेपी की दोस्तों एक राजनीति में बहुत दिन से देख रहा हूं, जब भी वो किसी विपक्ष के नेताओं का गुट, समझिए जब गुट जो यहां पर पार्टी से तोड़ती है तो उस गुट को दोस्तों वो वहां ले जाकर रख देती है जहां बीजेपी की सरकार है। बीजेपी साफ कह देती है कि आप लोगों को वहीं आना है जहां पर हम आपके लिए सेट करेंगे सारा मामला। यानी कि दोस्तों आपको याद हो कि राजस्थान से जब सचिन पायलट गायब हुए थे तब वो भी वहीं पहुंचे थे। हालांकि वो बात अलग है कि कांग्रेस ने उनको दोबारा अपनी पार्टी में ले लिया, लेकिन मुझे अभी भी दोस्तों इसी बात की चिंता होती है कि सचिन पायलट भी दोस्तों उसी राह पर है जिस राह पर सिंधिया और एकनाथ शिंदे हैं। जी, इन्होंने भी पार्टी के साथ गद्दारी की, उसने भी, सचिन पायलट ने भी पार्टी के साथ गद्दारी की थी, और आगे भी करेगा वो, मुझे पक्का यकीन है दोस्तों, आगे भी सचिन पायलट गद्दारी करेगा। क्योंकि दोस्तों सचिन पायलट की जो सोच है वो अब गद्दारी की तरफ ही है। आप समझिए, जो एक बार अपनी पार्टी को धोखा दे सकता है वो 10 बार भी दे सकता है। लेकिन शायद ये बात जो है यहां पर वो भी समझते हैं अशोक गहलोत, और यही कारण है जो वो अपनी पार्टी पर पूरी नजर बनाए रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल दोस्तों अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया कि इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो होने वाला है वो कांग्रेस के पूरे हक में है। जी हाँ, हर कोई हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस को समर्थन देते हुए नजर आ रहा है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि उपचुनाव में
कांग्रेस ने पूरी 2 की 2 सीटें जीत ली थी। और यही कारण है जो उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों, नुपुर शर्मा के मामले में अब तक ममता बनर्जी के आदेशों के बाद भी दोस्तों नुपुर नहीं हुई है गिरफ्तार। नुपुर शर्मा को फरार हुए 3 हफ्ते से भी ज्यादा। आपको बता दें दोस्तों, नुपुर शर्मा और जिंदाल दोनों ने ही पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत बातें बोली थी और भद्र टिप्पणी का यूज किया था, जिसके बाद दोस्तों मुस्लिम देशों में नुपुर और जिंदाल के खिलाफ जो यहाँ पर जमकर नारेबाजी हुई थी। यहां तक कि नरेंद्र मोदी के जो फोटोज थे वो कचरे की गाड़ियों में लगाकर उनके मुंह पर जूता छापा गया था, जिसके बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी की विदेश खाड़ी देशों में जमकर बेइज्जतियां हुई थी। आपको बता दें, उस बेइज्जती के बाद सरकार एक्शन में आई थी और उन्होंने जिंदाल और नुपुर को 6 साल के लिए और जिंदाल को हमेशा हमेशा के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं दोस्तों कि बीजेपी ने नुपुर को बचाने के लिए, जी जेल से बचाने के लिए नुपुर को गायब करवा दिया। और दोस्तों यकीन मानिए, नुपुर के फरार होने के पीछे बीजेपी ही है। क्यों है दोस्तों बीजेपी? क्योंकि बीजेपी ने नुपुर से वादा किया है कि वो उनको कुछ नहीं होने देगी। ये बात तो साफ है दोस्तों, और यही कारण है जो नुपुर के लिए बीजेपी इतना सब कुछ करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने आदेश दिए हैं कि जैसे ही नुपुर मिले नुपुर को गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको बता दें, क्योंकि नुपुर के खिलाफ नोटिस जारी हुआ था, लेकिन दोस्तों नुपुर फरार चल रही है। उन्होंने जो यहाँ पर अब तक उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि फिलहाल नुपुर शर्मा को दोस्तों बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। और ये भी साफ हो जाता है कि फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो राजनीति कर रही है, उस राजनीति में कहीं ना कहीं नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब का सब घुला मिला मिश्रण है। आप देख लीजिए, बीजेपी के कई दावे तो तभी फेल हो गए थे जब इन्होंने कहा कि हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है नुपुर से और जिंदाल से, इनकी सोच पार्टी की सोच नहीं है और इसीलिए फ्रेंच एलिमेंट लगा दिया गया। लेकिन आप समझिए, जब पार्टी की सोच वो है ही नहीं तो नुपुर शर्मा को बचाया क्यों जा रहा है? नुपुर शर्मा के ऊपर जब FIR हुई तो नुपुर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ना ही उनसे कोई सवाल जवाब पूछे गए। अगर अभी यही काम कोई और कर देता, खास कर वो अगर एक विशेष समुदाय का होता तो उसको टारगेट कर लिया जाता और तमाम तरीके की उसके ऊपर FIR हो जाती, वो गिरफ्तार हो जाता और लंबे समय तक वो जेल में भी उसको रहना पड़ता। ये आप भी जानते हैं कि एक विशेष समुदाय को ये पूरी की पूरी सरकार टारगेट करती है। और वो विशेष समुदाय कौन है दोस्तों? वो विशेष समुदाय है मुस्लिम समुदाय। आप देख लीजिए, जिन लोगों ने पत्थर चलाए वो जेलों के अंदर बंद है। समझिए, सिर्फ पत्थर चलाने पर ही गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जो उत्तर प्रदेश में भगवाधारी हैं, जो आतंक फैला रहा है लगातार, उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई नहीं करते। लगातार ट्रेनें जलाई गई, बस जलाई गई, बसों के कांच तोड़ दिए गए, पूरी सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया, यहां तक कि भाजपा के कार्यालय को फूंक दिया गया। और उसके बावजूद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो क्या दोस्तों इसको पक्षपात ना कहा जाए कि एक विशेष समुदाय के ऊपर तो इतनी कठोरता, घर पर बुलडोजर चल जाता है, कार्रवाइयां हो जाती है। अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर रोक ही नहीं लगाता। सुप्रीम कोर्ट के सामने योगी आदित्यनाथ एक हलफनामा पेश करते हैं, उस हलफनामे में वो लिखते हैं कि दरअसल जो ये कार्रवाई हो रही है ये दंगाइयों पे नहीं हो रही है। समझिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कल क्या जवाब दिया कि जो ये कार्रवाई हो रही है ये दरअसल दंगाइयों पे नहीं हो रही है, ये कानून के तहत ही हो रही है। जिन लोगों ने गलत तरीके से घर बना रखे बिना इजाजत के, उनके घर पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो क्या दोस्तों कोर्ट इतना मासूम है, जज इतने मासूम है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा कि जो लोग भी आप समझिए जिनके ऊपर भी आरोप लगते हैं उन्हीं के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ऊपर से उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार झूठ बोलकर झूठा हलफनामा दायर करती है और कहती है कि भैया इसके अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पर सब कुछ कार्रवाई हो रही है, पहले हम नोटिस दे रहे हैं। जबकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों, किसी को नोटिस नहीं दिया जा रहा। रात को नोटिस देते, दिन में तोड़ देते। ये कोई नोटिस हुआ? पहले दोस्तों वक्त दिया जाता है किसी को भी नोटिस देने से पहले 1 हफ्ते का, आप समझिए, फिर प्रक्रिया होती है। सबसे पहली बात तो यह कि अगर आपकी सरकार इतनी ही अच्छी है, अगर आप इतने ही सतर्क हैं, तो जब घर बनते हैं इनलीगल तरीके से उनको पास कर दिया जाता है नक्शों को पैसे खाकर, उस वक्त आपकी सरकार बुलडोजर उसी वक्त क्यों नहीं चलाती?
जाती, या फिर उसी वक्त उन चीजों को कैंसिल क्यों नहीं कर दिया जाता। पहले तो आप समझिए दोस्तों, पैसे खाकर उन नक्शों को पास कर दिया जाता है और उसके बाद जब वो घर बन जाते हैं तो एक विशेष समुदाय को टारगेट कर उनके घरों को ढा दिया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।